नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध को एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। दिन प्रतिदिन लगातार दोनों तरफ रशियन और यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, सिविलियंस की जानें जा रही हैं, शहरों पर बम गिराए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में यूक्रेनियंस रेफ्यूजीज बन रहे हैं। रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस, रशिया के अंदर चल रहे एंटी वॉर प्रोटेस्ट और कुछ जो पीस टॉक्स हुई थी रशिया यूक्रेन के बीच में, ये सब नाकाम रही हैं अभी तक इस युद्ध को रोकने में। सुनकर आपको लगेगा कि कहानी ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन याद रखिए, हर एक दिन जब युद्ध चलता है नए लोगों के घर तबाह होते हैं, नए शहरों पर हमला होता है और नए लोग रेफ्यूजीज बनते हैं। आज के इस वीडियो में आइए गहराई से समझते हैं लेटेस्ट अपडेट्स इस युद्ध के। Ukraine's President Volodymyr Zelensky says he's prepared to discuss a formal neutral status for his country as part of talks to end Russia's invasion. He said that the issue would have to be put to a referendum. It comes as the Ukrainian intelligence service warns that Russia is trying to split the country. Reports say Ukraine has retaken ground west of Kyiv and has destroyed a Russian ship in Russian-held territory. Against all odds, though, Ukrainian forces continue to keep one of the world's biggest armies at bay. For God's sake, this man cannot remain in power. UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग करीब 35 लाख लोगों को यूक्रेन देश छोड़कर भागना पड़ा है मजबूरी में। इसके अलावा करीब 65 लाख लोग यूक्रेन देश के अंदर ही डिस्प्लेस हो गए हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो करीब 1 करोड़ यूक्रेनियंस को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, जो कि 23% पॉपुलेशन है पूरे देश की। यूएनएचसीआर ने कैजुअलिटीज को भी वेरीफाई किया कि कम से कम 19 मार्च तक 902 सिविलियंस मारे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि एक्चुअल नंबर इससे कहीं और ज्यादा होगा, ये तो सिर्फ वेरीफाइड डेथ्स हैं। डिफेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग 400 स्कूल्स और किंडरगार्टन्स और 110 हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और एक शहर जिस पे शायद सबसे ज्यादा असर दिखा है इस युद्ध का, वो है मारियोपोल। साउथ ईस्टर्न यूक्रेन का ये शहर जिस पर लगातार 3 हफ्तों से बमबारी हो रही है, सिविलियन सेंटर्स पर अटैक किया जा रहा है, शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एरियाज पर भी बम गिराए गए हैं। हालत इतनी खराब है कि यहां पर एस्टिमेट किया गया है कि सिर्फ इसी शहर में 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग मारियोपोल अब एक नया आलेप्पो बन गया है। आलेप्पो सीरिया देश में वो शहर है जो सीरिया वॉर में पूरी तरीके से खत्म हो गया था। खंडर हो गया था ये शहर जब इस पर इतने ज्यादा बम गिराए गए थे। इस शहर की फोटोज आप देखोगे तो देखकर ऐसा लगेगा कि ये किसी पोस्ट एपोकलिप्टिक फिल्म की फोटोज है। और अब यूक्रेन में मारियोपोल शहर की फोटोज देखिए, इसका भी अब यही हाल हो चुका है। एक ग्रीक डिप्लोमेट जो मारियोपोल से लौट कर आए थे, उन्होंने कहा, व्हाट आई सॉ आई होप नो वन विल एवर सी। उन्होंने कहा मारियोपोल शहर अब इतिहास के पन्नों में ऐसे शहरों में गिना जाएगा जो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे वॉर की वजह से। एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर और फोटो जर्नलिस्ट का कहना था कि रशियन सोल्जर्स अब इस शहर में जर्नलिस्ट को हंट डाउन करने लग रहे हैं। ये कहते हैं कि वन ऑफ द आखिरी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे जो इस शहर में मौजूद थे और ये यूक्रेनियन सोल्जर्स की मदद लेकर बचकर भाग पाए उस जगह से। इन्होंने बताया कि इन रशियन सोल्जर्स ने बिजली पानी कट ऑफ कर दिया है इस शहर से, फूड सप्लाईज भी रोक दी गई हैं और सेलफोन, रेडियो टावर्स और टीवी टावर्स को भी बंद कर दिया गया है। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ऐसे जर्नलिस्ट के लिए जो अपनी जान दांव पर लगाकर वॉर जोन के अंदर जाते हैं हमारे तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। मारियोपोल में रशियन मिलिट्री ने यूक्रेनियन सोल्जर्स को एक अल्टीमेटम ऑफर भी दिया था, जो भी लोग अभी तक फाइट करने लग रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, वो अपने हथियार रख दे नीचे और हम उन्हें सेफ पैसेज दे देंगे वापस जाने का यूक्रेनियन कंट्रोल टेरिटरीज में। लेकिन यूक्रेनियन सोल्जर्स भी हार मानने वालों में से नहीं है, उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। यूक्रेन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता यहां पर कि हम अपने हथियार नीचे रख दें, आखिर बात यहां पर अपने देश को बचाने की है। रशिया मारियोपोल शहर को कैप्चर करने के लिए बहुत डेस्परेट है क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। नक्शे पर देखिए, यह शहर एक्चुअली में कोस्ट पर है, सी ऑफ आजोव के। इसके राइट साइड पर है रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज डोनेट्स्क और लुहांस्क की, और लेफ्ट साइड पर इसके नीचे है रशियन ऑक्यूपाइड क्रीमिया और खेरसन जो रशिया ने अभी इस वॉर में ऑक्यूपाई किया है। अगर मारियोपोल भी रशियन ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है तो ये पूरा एक तरीके से हिस्सा कट ऑफ हो सकता है यूक्रेन से। क्रीमिया, खेरसन से लेके डोनेट्स्क, लुहांस्क तक पूरा साउथ ईस्टर्न यूक्रेन। इस नक्शे पे अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा कि रशिया ने कौन सी डेट को किस एरिया को ऑक्यूपाई किया। यूक्रेन के साउथ में आप देख सकते हैं कि जिन एरियाज को रशिया ने ऑक्यूपाई किया है वो एक्चुअली में 13-14 मार्च तक लेटेस्ट अपडेट था। यानी कि पिछले 15 दिन से
रशिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है साउथ ऑफ यूक्रेन में। ईस्ट ऑफ यूक्रेन में रशिया का सबसे ज्यादा एडवांटेज रहा है। रशिया ने धीरे धीरे ज्यादा एरिया पर कब्जा जमाया है। यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको 22 मार्च तक के मिलेंगे। हालांकि यहां पर भी पिछले एक हफ्ते से रशिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन रही है नॉर्थ ऑफ यूक्रेन, जो एरिया यूक्रेन की राजधानी कीव के पास है। इसके आसपास रशिया ने जिन भी एरियाज को ऑक्यूपाई किया था वो इन्होंने 3-4 मार्च को कर लिया था ऑलरेडी। उसके बाद रशिया आगे नहीं बढ़ पाया है। इनफैक्ट कुछ एरिया जो ऑलरेडी रशियन ऑक्यूपेशन के अंदर आ चुका था, वहां पर यूक्रेनियन सोल्जर्स ने फाइट बैक किया और रशिया से उस टेरिटरी का कंट्रोल वापस छीना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कीव के पास एक छोटा सा सबर्ब माकारीव का। माकारीव स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और सिमिलरली खारकीव शहर के पास एक सबर्ब है चूहुइव नाम से। ये एक और ऐसी जगह है जहां पर यूक्रेनियन सोल्जर्स ने फाइट बैक करके वापस इस एरिया को यूक्रेन के कंट्रोल में ला दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो इस सिचुएशन मोटे मोटे तौर पर एक स्टेलमेट बन चुकी है अभी के लिए। रशियन फोर्सेस के लिए पिछले कई दिनों से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। यूक्रेनियन फोर्सेस अपने शहरों को डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो रही हैं और इक्का दुक्का कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको यूक्रेनियन फोर्सेस ने वापस कैप्चर कर लिया है और इक्का दुक्का कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर रशियन फोर्सेस ने थोड़ा आगे ज्यादा कैप्चर कर लिया है। लेकिन अगर ग्राउंड मूवमेंट की बात करी जाए तो कोई ज्यादा आगे इधर उधर बढ़ नहीं रहा है। ये सिचुएशन यूक्रेन के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर होती, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि जिन शहरों में रशिया की आर्मी नहीं पहुंच पाई है ग्राउंड पर, वहां पर रशिया एक्चुअली में बम गिराने लग रहा है। वेस्टर्न यूक्रेन में मौजूद ये सारे शहर जिन पर आप ये येलो ऑरेंज कलर का मार्क देख रहे हो, इन पर बम गिराए जा रहे हैं। यहां पर भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं और स्कूल्स और अस्पतालों को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इनमें से एक ऐसा शहर है ज़ायटोमिर, कीव के वेस्ट में मौजूद है, जिस पर बहुत बुरी तरीके से रॉकेट्स और एयर अटैक्स किए गए। जो यूक्रेनियंस ईस्ट यूक्रेन में रह रहे थे, उनमें से बहुत से लोग जब उनके शहरों पर हमला हुआ तो वो रेफ्यूजीज बनकर इस शहर में आए रहने के लिए। इन्हीं बम धमाकों के बीच कुछ और खतरनाक चीजें होने का भी डर होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेनियन शहर सुमी में, जहां पर एक केमिकल प्लांट पर रशियन शेलिंग का असर दिखा। 21 मार्च को एक 50 टन का टैंक जिसमें पॉइजनस अमोनिया गैस रखी थी वो डैमेज हो गया और हवा में करीब 2.5 किलोमीटर के रेडियस तक ये अमोनिया गैस फैली। हालांकि उस रीजन के गवर्नर ने कहा कि लीक को अब कंटेन किया जा चुका है, अब सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन ये एक इंसिडेंट आपको दिखाता है कि क्या क्या पॉसिबल है यहां पर। 18 मार्च को लिवीव के शहर में एक नया वॉर फ्रंट भी खुला जब रशियन मिलिट्री ने 6 मिसाइल्स फेंकी वहां के एक एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट पर। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन इस शहर की बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये शहर बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे है यूक्रेन के, पोलैंड के बॉर्डर से बहुत नजदीक। पोलैंड एक नेटो का देश है, तो जंग अगर इस शहर के नजदीक आती है वो नेटो के दरवाजे पर खटखटा रही होगी। हो सकता है और ज्यादा इंटरनेशनल रिस्पांस देखने को मिले इस केस में। अब इंटरनेशनल रिस्पांस की बात करें तो पिछले रशिया यूक्रेन वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने भारी सैंक्शंस लगाए थे रशिया के खिलाफ। अब बहुत से और देश रशिया के खिलाफ आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान, इन देशों ने भी अब रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए हैं। इनफैक्ट आज के दिन रशिया दुनिया की सबसे ज्यादा सैंक्शन्ड कंट्री बन चुकी है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो नॉर्थ कोरिया जैसी हालत हो सकती है रशिया की। जितना आइसोलेटेड नॉर्थ कोरिया है बाकी दुनिया से, जितना कट ऑफ हो रखा है नॉर्थ कोरिया, वैसे ही रशिया भी हो सकता है। स्विट्जरलैंड जैसा देश, जिसे ट्रेडिशनली एक न्यूट्रल देश माना गया है कि किसी भी जंग में किसी भी एक साइड का साथ ना देना, अब इस जंग में स्विट्जरलैंड ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं। स्विस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर इस तरीके से हमें कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी और बार्बरिज्म के बीच में, तो हम यहां पर शांत बैठे नहीं रह सकते, हम यहां पर कुछ कदम उठाएंगे। जापान की अगर बात करें तो जापान देश के स्टांस को लेकर रशिया काफी गुस्से में रहा है। जापान और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी कुरिल आइलैंड्स की। अब दोनों देशों के बीच में पीस टॉक्स चलने लग रही थी इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को लेकर, लेकिन रशिया ने अब इन टॉक्स को रोक दिया है। साल 1991 और 1999 में ऐसे ट्रैवल रूल्स बनाए गए थे रशिया के एग्रीमेंट के साथ कि जिन जापानीज लोगों के पुराने घर हैं इन आइलैंड्स पर, उन्हें वीजा फ्री ट्रैवल दिया जाएगा इन आइलैंड्स के लिए। अब रशिया ने इन वीजा फ्री ट्रैवल्स को कैंसिल कर दिया है जापानीज लोगों के लिए। अब अगर रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर एंटी वॉर प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं, जैसा आप जानते ही होंगे। ढेरों लोग यूक्रेन के सपोर्ट में एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। इसी चीज को लेकर एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट हुआ करीब 1-1.5 हफ्ते पहले। रशियन स्टेट टीवी चैनल 1 में काम करने वाली एक रशियन न्यूज एडिटर जिनका नाम था मरीना ओवसियानिकोवा, ये टीवी स्टूडियो के सेट पर चली गई एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान चिल्लाते हुए स्टॉप द वॉर, नो टू वॉर,
इन्होंने हाथ में एक साइन भी पकड़ रखा था जिस पर लिखा था डोंट बिलीव द प्रोपेगेंडा, दे आर लाइंग टू यू हियर। ये जो रशियन मीडिया आपको बताने लग रहा है ये सब झूठ है, इनके प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, हम सबको वॉर के अगेंस्ट आवाज उठानी होगी। इस साइन बोर्ड पर इंग्लिश में साइन किया गया था रशियंस अगेंस्ट द वॉर। जब ये इंसिडेंट हुआ कुछ ही सेकंड के अंदर इस टीवी चैनल ने अपने ट्रांसमिशन को स्विच कर लिया किसी और चीज पर, ताकि इस चीज को दिखाया ना जा सके लोगों के सामने। बहुत ही बहादुरी का काम था जो उन्होंने यहां पर किया, ये देखिए। Коллега, российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... मरीना ने अपना एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें शर्म आती है एक प्रोपेगेंडा टीवी चैनल पर काम करते वक्त। उन्हें शर्म आती है कि वो टीवी पर रोज रात को जाकर झूठ बोलती हैं रशियन जनता के सामने। उन्होंने कहा कि इस टीवी न्यूज प्रोपेगेंडा ने रशियंस को ज़ॉम्बीज बनाकर रख दिया है। उन्होंने याद किया कि कैसे 2014 में जब रशियन ऑपोजिशन लीडर अलेक्साई नवाल्नी को पॉइजन करने की कोशिश करी गई थी तो कैसे उनके न्यूज चैनल को कहा गया था इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना, चुप रहना है इस इशू पर। उन्होंने बताया कि उनका टीवी चैनल 1 नाम से झूठ फैलाने लग रहा है यूक्रेन वॉर पर, और इन सारी चीजों का ब्लेम उन्होंने सिर्फ एक इंसान पर डाला, व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने रशिया की जनता से कहा आओ सड़कों पर उतरो और इस वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। कितनों को ये जेल में डालेंगे? अगर हम सब सड़क पर उतर गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, इतनी जेल भी नहीं होंगी यहां पर, सबको तो ये जेल में नहीं डाल सकते। बाद में मरीना को डिटेन कर लिया गया रशियन पुलिस के द्वारा और एक मॉस्को के कोर्ट ने उन पर 30,000 रूबल्स का फाइन लगाया इस वीडियो के लिए, और ये जो हरकत उन्होंने करी थी उसके लिए। दूसरी तरफ यूक्रेन से ऐसी ही एक और बहादुरी की कहानी सुनने को मिली एक इंडियन लड़की को लेकर जिनका नाम है नेहा। नेहा हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। इनके पापा इंडियन आर्मी में थे, लेकिन करीब 2 साल पहले इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिछले साल ये यूक्रेन में गई अपनी मेडिकल पढ़ाई करने के लिए, एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। अनफॉर्चुनेटली इन्हें कोई हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिल पाया तो इन्होंने एक कमरा रेंट कर लिया एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के घर पर, एक यूक्रेनियन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो कीव शहर में रहते थे। लेकिन जब इस जंग की शुरुआत हुई, इनके हाउस ओनर इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ने वॉलंटियर किया कि ये यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करेंगे और अपने देश की सुरक्षा करेंगे पुतिन के इन्वेजन से। ये घर छोड़कर चले गए और घर पर रह गए इनके बीवी और 3 बच्चे। उनका ख्याल कौन रखता? दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जा रहा था तो नेहा के पास मौका था कि वो बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया चली जाती, जहां से वो फ्लाइट पकड़ सकती थी, इंडिया के लिए सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन नेहा ने यहां पर कहा कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, इनके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो ये उन्हीं के साथ वहीं पर कीव में रुकी रही। नेहा ने इस मुश्किल समय में उस परिवार का साथ नहीं छोड़ा जिसने उन्हें रूम रेंट पर दिया था रहने के लिए। द ट्रिब्यून की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारे लोग अभी भी सेफ और सुरक्षित हैं। नेहा उनके बीवी और बच्चों के साथ सेफली पोलैंड में मूव हो चुकी हैं। नेहा और मरीना जैसे लोगों की बहादुरी और करेज के लिए बहुत रिस्पेक्ट यहां पर। आज जिस समय मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूं 29 मार्च है, पहली फेस टू फेस टॉक्स चलने लग रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस नेगोशिएट करने के लिए। ये पहली फेस टू फेस टॉक्स एक्चुअली में टर्की में होने लग रही हैं। इससे पहले जितनी भी पीस नेगोशिएशंस हुई थी इन दोनों देशों के बीच में इस युद्ध के दौरान, जहां पर शांति बनाने की कोशिश करी गई थी, ये सारी नेगोशिएशंस वीडियो कॉलिंग पर हुई थी। ये पहली बार है कि इन दोनों देशों के लीडर्स साथ में बैठकर मिलने लग रहे हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। ऑब्वियसली पुतिन और ज़ेलेंस्की तो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स जरूर एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने लग रहे हैं। इस मीटिंग की शुरुआत करी टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान ने कुछ शब्द कहकर, इट्स अप टू द टू पार्टीज टू पुट एन एंड टू दिस ट्रेजेडी, द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर द गुड न्यूज फ्रॉम यू। पूरी दुनिया इन दोनों पार्टी से यहां पर गुड न्यूज का इंतजार कर रही है कि कब ये जंग रुकेगी। ये नेगोशिएशंस आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यहां पर कोई तो है जो इस जंग को जारी रखना चाहता है। क्योंकि मंडे को दोस्तों रिपोर्ट किया गया था वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा कि जो यूक्रेनियन पीस नेगोशिएटर्स थे और एक रशियन बिलियनर रोमन अब्रामोविच, ये वैसे चेल्सी फुटबॉल क्लब टीम के ओनर भी हैं यहां पर, इन लोगों में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स देखने को मिले। यानी ये माना जा रहा है कि इन्हें पॉइजन करने की कोशिश करी गई किसी के द्वारा। दोनों को, यूक्रेनियन पीस नेगोशिएटर्स को भी जो यूक्रेनियंस थे और इस रशियन बिलियनर को भी। रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इनकी आंखें लाल हो गई थी और स्किन पील ऑफ होनी शुरू हो गई थी। फॉर्चुनेटली इनकी हेल्थ काफी अब इंप्रूव हो चुकी है और डेंजर में नहीं है ये। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि किसने इन्हें पॉइजन करने की कोशिश करी? कौन यहां पर नहीं चाहता कि इनके बीच में पीस नेगोशिएशंस सक्सेसफुल हो? अब दूसरा पॉइंट यह है कि खबर में आ रहा है कि दोनों रशिया और यूक्रेन कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए हैं ताकि यहां पर शांति बनाई जा सके, इस युद्ध को खत्म किया जा सके। यूक्रेन के हेड ऑफ स्टेट ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो गारंटी करते हैं कि उनका देश एक न्यूट्रल देश बन के रहेगा।
और साथ ही साथ नॉन न्यूक्लियर कंट्री रहेगा। ना तो न्यूक्लियर हथियार अपने पास लाएंगे और ना ही किसी नेटो को ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ वो कुछ टेरिटरीज में कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हो गए हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में जो डोनेट्स और लुहान्स का सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया है और कुछ रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो है, अगर जंग रुक जाती है यहां पर तो यूक्रेन कोशिश नहीं करेगा उन टेरिटरीज को वापस लेने की। ऐसे जेलेंस्की ने अपना यहां पर ऑफर रखा कॉम्प्रोमाइज का। दूसरी तरफ रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया भी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने देगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा एज लॉन्ग एज यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करता। और यूक्रेन ऑफिशियल्स भी इससे राजी कर गए हैं, उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं है नेटो ज्वाइन करने में। आप पूछोगे कि अगर सब चीजें यहां पर इतनी क्लियर हैं तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन है पुतिन। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन एक्चुअली में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। होपफुली ये चीज आने वाले दिनों में चेंज हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम आएगी टेरिटरीज नेगोशिएट करने में। आज के दिन इस नक्शे को आप देख सकते हैं कि रशिया कितने एरियाज को ऑक्यूपाई कर चुका है यूक्रेन के अंदर। तो जब दोनों देश नेगोशिएट करेंगे एक दूसरे से कि यहां पर क्या किया जाए टेरिटरीज को लेकर, क्या इस पोर्शन में जहां पर रशिया है अब ये रशिया को बिलोंग करता है यूक्रेन का ये पार्ट, या फिर ये यूक्रेन को वापस दे दिया जाए, रशियन फोर्सेस यहां से हटा दी जाए, कौन सा एरिया यूक्रेन के पास जाए, कौन सा रशिया के पास जाए और कौन सा यहां पर इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए, इसी चीज को लेकर बहुत चर्चा होगी, डिबेट होगी। बताया तो यह भी जा रहा है कि रशिया यहां पर कोशिश करेगा कि यूक्रेन को दो देशों में बांट दे, जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बटे हो या दो देशों में। जैसे ब्रिटिश ने अपने देश को इंडिया और पाकिस्तान में बांटा था, ऐसे ही रशिया चाहेगा कि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का वो अब एक अलग कंट्री बन जाए। क्रीमिया से लेकर ये जो सेपरेटिस्ट रीजन्स थे यूक्रेन के, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तो तैयार है यूक्रेन, लेकिन क्या ये होने देगा यूक्रेन? ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि एक जंग को खत्म कैसे किया जाता है, किस तरीके से पीस नेगोशिएशंस करी जाती हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर ये बुक समरी सुनिए कुक्कू एफएम के ऊपर। इसके आखिरी के कुछ चैप्टर्स आप जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली में खत्म कैसे हुई थी फाइनली जाकर। कुक्कू एफएम को अगर आप नहीं जानते, ये एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ढेर सारी ऐसी नॉलेजेबल किताबें सुनने को मिलेंगी, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पर। सेल्फ हेल्प हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, रिलीजन, और इनकी पूरी किताबों की लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर की कॉस्ट में, क्योंकि अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चलने लग रहा है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके ओरिजिनल प्राइस पर, जो कि 399 रुपीज पर ईयर है। तो साल भर के लिए एक मूवी टिकट जितनी कॉस्ट, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिए। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस वॉर का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में क्यों होने लग रहा है, तो इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी, जाकर आप इसे देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।